नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। हफ्ते भर की सबसे महत्वपूर्ण खबरें आपकी परीक्षा के लिहाज से और आपकी जानकारी के लिहाज से भी उनको लेकर हम आज हाजिर हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। मासिक धर्म में छुट्टी से संबंधित याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास जाने का दिया निर्देश। बिहार और केरल राज्य में है ये लागू। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही। चुनावी फॉर्म में शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी नहीं है भ्रष्ट आचरण। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में है इसका प्रावधान। अल्मा रेडियो टेलीस्कोप को किया जाएगा अपग्रेड। लगभग $37 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। अटाकामा रेगिस्तान में है ये स्थापित। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक नई परत की हुई खोज। अंतरतम आंतरिक कोर का दिया गया इसे नाम। नेचर कम्युनिकेशंस ने किया है इसका दावा। और सरकार ने लॉन्च किया मीरा नामक वैश्विक पहल। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लक्ष्यों को साधना है मकसद। भारत ने पेश किया था इसके लिए प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म के दौरान अवकाश मांगने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि इस मुद्दे के विभिन्न आयाम हैं, हमें इसे नीति निर्माताओं पर छोड़ देना चाहिए। इस मामले में पहले एक नीति बनने दें, अगर फिर जरूरत पड़ी तो कोर्ट उस पर विचार करेगा। दरअसल इस याचिका में शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने की मांग की गई थी। इसके लिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नियम बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। गौरतलब है कि यूनाइटेड किंगडम, चीन, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया जैसे देश पहले से ही किसी न किसी रूप में मासिक धर्म अवकाश प्रदान कर रहे हैं। वहीं भारत में बिहार और केरल राज्य में मासिक धर्म के दौरान छुट्टी का प्रावधान है। बिहार में साल 1992 में तत्कालीन सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। बता दें कि मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। ये सामान्य योनि रक्तस्राव है जो एक महिला के मासिक चक्र के हिस्से के रूप में होता है। इसमें मासिक आधार पर नियमित रूप से गर्भाशय की परत के गिरने की प्रक्रिया होती है। दरअसल एक महिला के शरीर में हर महीने गर्भाशय एक निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। इसलिए गर्भाशय की भीतरी परत मोटी हो जाती है और भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में अगर ये अंडे निषेचित नहीं होते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्तर गिरने लगता है। इन हार्मोन्स का गिरता स्तर महिला के शरीर को मासिक धर्म शुरू करने के संकेत देता है। इसके बाद गर्भाशय की परत टूट जाती है और योनि के माध्यम से ये रक्त के रूप में बाहर निकल जाती है। ये लगभग 2 से 8 दिनों तक रहता है। इस दौरान महिलाओं को कई बार तेज दर्द का अनुभव होता है। इसे आमतौर पर पीरियड्स के नाम से जाना जाता है और इस दौरान मिलने वाली छुट्टी को पीरियड लीव भी कहते हैं। गौरतलब है कि भारत में कामकाजी महिलाओं के रोजगार की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू होता है। अधिनियम के मुताबिक एक महिला अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ काम से अनुपस्थित रहने का अधिकार रखती है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इसका प्रमुख मकसद महिला कर्मचारियों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। उधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में शैक्षिक योग्यता में गड़बड़ी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत का कहना है कि चुनाव उम्मीदवार का शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। दरअसल साल 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने साल 2017 के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपनी शैक्षिक योग्यता में इंग्लैंड के शेफर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक दिखाया था, जबकि शेफर्ड यूनिवर्सिटी में बीई केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, ना कि बीटेक की।
साथ ही उस विश्वविद्यालय की एलुमनाई लिस्ट में भी उनका नाम नहीं पाया गया। इसलिए इन्होंने नामांकन के हलफनामे में अपनी देनदारियों और शैक्षिक योग्यता की जानकारी छिपाकर मतदाताओं के चुनावी अधिकारों के मुक्त प्रयोग में हस्तक्षेप करके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत भ्रष्ट आचरण किया है। इसके अलावा वाजपेयी द्वारा जानबूझकर अपने चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपने चरित्र और आचरण के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना 123(4) के अंतर्गत भ्रष्ट अभ्यास है। हालांकि इस याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को ये कहते हुए अमान्य घोषित कर दिया कि एक उम्मीदवार की योग्यता के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना आरपीए 1951 की धारा 123(2) और 123(4) के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन नहीं होता है। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संविधान के अनुच्छेद 327 द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 327 का कहना है कि संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के चुनाव या चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। इसके तहत मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार नदी और तटीय कटाव से प्रभावित लोगों के शमन और पुनर्वास के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय नीति लाने की तैयारी में है। हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और शोधकर्ताओं ने मसौदे से संबंधित जानकारी एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साझा की। जानकारी के मुताबिक डीडीएमए यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य जिला एजेंसियों और पंचायत स्तरीय समिति के माध्यम से उपायों को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा डीडीएमए शमन और पुनर्वास योजनाएं तैयार करेगा, जिसे वो एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सौंप देगा। एनडीएमए प्रस्तावित उपायों का मूल्यांकन करने के बाद गृह मंत्रालय को भेजेगा। इसके बाद मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति वित्त वितरण की मंजूरी प्रदान करेगी। आपदा से संबंधित समस्याओं के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और योजना कार्यान्वयन के लिए 2500 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है। इससे न सिर्फ समुद्री दीवारों और तटबंधों जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, बल्कि गैर संरचनात्मक समाधानों जैसे पीड़ितों को पुनर्वास और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए एनडीएमए शमन और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ एवं एनडीएमएफ के तहत धन आवंटन तथा खर्चों का समन्वय करेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनडीएमए को इससे जुड़ी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया था। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के कारण पहली बार नदी और तटीय कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर जोर दिया गया। वित्त आयोग का तर्क था कि भारत में अधिकांश नीतियां बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के बाद विस्थापन पर केंद्रित हैं। ऐसे में पुनर्वास के लिए अलग से नीति होना वर्तमान की जरूरत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधानमंडल सदस्य व्हिप को मानने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे किसी राजनीतिक दल के विधायकों के किसी वर्ग को गठबंधन से अलग जाने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए जब तक वे विधायिका में हैं, तब तक वे अपने दल के साथ मतदान करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। बता दें कि व्हिप या सचेतक संसद और विधानमंडल में दलीय अनुशासन को बनाए रखने का एक साधन है। इसका उल्लेख ना तो संविधान में किया गया है, ना ही सदनों के नियमों और ना ही संसदीय संविधि में किया गया है। इस तरह ये संसदीय परंपराओं या कन्वेंशंस पर आधारित है। सदन में प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक सचेतक होता है। इसकी जिम्मेदारी अपने दल के नेताओं को सदन में उपस्थित रखने की होती है। साथ ही संबंधित मुद्दे के खिलाफ या पक्ष में सदस्यों को एकजुट करना भी इसका काम होता है। इसके लिए यह निर्देश जारी करता है। आमतौर पर इन निर्देशों को व्हिप कहा जाता है। आमतौर पर व्हिप तब जारी किया जाता है जब किसी जरूरी मुद्दे पर सदन में वोटिंग की नौबत आती है। व्हिप का पालन करना सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह
सचेतक सदन में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। गौरतलब है कि दल बदल कानून सांसद और विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि यदि संबंधित सदस्य 15 दिनों के भीतर अपने दल से क्षमा प्राप्त कर लेता है तो वह कार्रवाई से बच जाएगा। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में भूल जाने के अधिकार को लेकर एक याचिका डाली गई है। इसमें याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी से संबंधित समाचार लेखों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इसमें उसके जीवन और व्यक्तिगत आजादी को नुकसान हो रहा है, इसलिए भूल जाने के अधिकार के तहत संबंधित सामग्री को हटाने की मांग की गई है। दरअसल ईश्वर प्रसाद गिल्डा नामक डॉक्टर पर उनकी लापरवाही से मरीज की मौत और अन्य आरोपों के चलते साल 1999 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। इन पर अवैध रूप से विदेशों से दवाएं खरीदने और उन्हें भारत में एचआईवी रोगियों को देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि आगे चलकर अगस्त 2009 में एक ट्रायल कोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट के मुताबिक इनके खिलाफ किसी अवैध कार्य में लिप्त होने के कोई सबूत नहीं थे। इस मामले को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिल्डा बनाम भारत संघ और अन्य के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भूलने का अधिकार खुद के खिलाफ किसी सामग्री को हटाने या मिटाने का अधिकार है। इसके तहत किसी व्यक्ति को समाचार, वीडियो या तस्वीरों के रूप में इंटरनेट रिकॉर्ड से हटाई गई जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। आमतौर पर इस अधिकार का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है या फिर इस जानकारी की वजह से संबंधित व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी को नुकसान हो रहा होता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता हो। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत इंटरनेट से किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करने वाली सामग्री को हटाए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि अदालतों ने कई मामलों में भूल जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार माना है। हाल ही में अल्मा ALMA यानी एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप को अपग्रेड करने की खबर आई है। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे अंतरिक्ष की जानकारी और पिक्चर्स एकत्र करने में मदद मिलेगी। जानकारों के मुताबिक इसको अपग्रेड करने में लगभग 5 साल का वक्त लगेगा। साथ ही इस पर लगभग $37 मिलियन खर्च होने की उम्मीद है। अल्मा के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण में कोरिलेटर का प्रतिस्थापन होगा। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। यह विभिन्न एंटीना को अलग अलग इनपुट से जोड़ता है। इसमें खगोलविदों को आकाशीय पिंडों के बड़े चित्रों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि अल्मा एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है जो उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है। ये टेलीस्कोप मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स का प्रयोग कर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। इन तरंगों की खास बात यह है कि ये बादलों के माध्यम से प्रवेश कर खगोलविदों को मंद और दूर स्थित आकाशगंगाओं और तारों की जांच करने में मदद करते हैं। ये टेलीस्कोप इतने संवेदनशील होते हैं कि अत्यधिक कमजोर रेडियो संकेतों को भी कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। इसमें 66 एंटेना लगे हुए होते हैं जो 16 किलोमीटर तक की दूरी में फैले हुए हैं। अल्मा को अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान और चिली सहित 16 देशों की साझेदारी के तहत संचालित किया जाता है। इस साल 2013 से कार्य कर रहा है। इस रेडियो टेलीस्कोप को अमेरिका की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और यूरोप की सदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक नई परत की खोज का दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नई परत पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर मौजूद है। इस बात की जानकारी नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन से प्राप्त हुई। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के अंदर मौजूद इस लेयर को अंतरतम आंतरिक कोर का नाम दिया है। हालांकि इस लेयर को लेकर वैज्ञानिक साल 2002 से दावा कर रहे थे। तब से इसको लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। एकत्र जानकारी या डेटा विश्लेषण के उपरांत देखा गया कि भूकंपीय तरंगें अंतरतम आंतरिक कोर और शेष आंतरिक कोर में
अलग अलग दिशाओं में असमान गति से यात्रा करती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अंतरतम आंतरिक कोर और शेष आंतरिक कोर समान पदार्थ से बने हैं, लेकिन इनकी संरचना में असमानता है। इसके बाद उन्होंने पांचवी परत के होने की पुष्टि की। गौरतलब है कि भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में 4 परतें मौजूद मानी जाती हैं अब तक, जो बाहर से अंदर की ओर क्रमशः क्रस्ट, मेंटल, बाहरी तरल कोर और आंतरिक ठोस कोर के नाम से जाने जाते हैं। क्रस्ट के संगठन की बात करें तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से, मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए हैं, वहीं कोर निकल और लोहे से बना हुआ है। साथ ही हाल ही में ज्ञात पांचवी परत भी लोहे और निकल से बनी हुई है। हाल ही में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एसएसई यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की अंतिम मंजूरी मिली। ये मंजूरी सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई। इसके बाद अब एनएसई एसएसई को अपने एक अलग खंड के रूप में स्थापित कर सकता है। गौरतलब है कि सेबी ने दिसंबर 2022 में एसएसई को लॉन्च करने की सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दी थी। सेबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक ये एक्सचेंज सामाजिक उद्यमों को सामाजिक पहलों के वित्त पोषण के लिए नए अवसर प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें विजिबिलिटी यानी दृश्यता प्रदान करेगा। इसके अलावा ये सामाजिक उद्यमों द्वारा धन जुटाने और उसके उपयोग में पारदर्शिता लाएगा। बता दें कि एसएसई विशेष रूप से सामाजिक उद्यमों के लिए एक धन उगाहने वाला मंच है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये गैर लाभकारी और लाभकारी संगठनों के लिए फंड जुटाने का एक वैकल्पिक साधन है। ये शेयर बाजार की तरह ही काम करता है। जिस तरह शेयर बाजार में कंपनियां और निगम आम लोगों या इन्वेस्टर्स से धन जुटाते हैं, उसी तरह सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एनजीओ भी फंड जुटा सकते हैं। इस तरह एसएसई स्वयंसेवी संगठनों यानी गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठनों को शेयर बाजार में लिस्ट होने की सुविधा देगा। ये इन संगठनों को इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूंजी जुटाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि इसका जिक्र पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अपने बजट भाषण में किया था। हाल ही में एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। एफएटीएफ के आधिकारिक बयान के मुताबिक उसने रूस की सदस्यता खत्म कर दी है। रूस पे कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ अवैध, अकारण और अनुचित युद्ध छेड़ने के आरोप में की गई है। बयान के मुताबिक रूस द्वारा पिछले 1 साल में बर्बर और अमानवीय हमले तेज किए गए हैं। इन हमलों में उसने महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। ये एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। साथ ही इसमें हथियारों के व्यापार और रूस की ओर से होने वाली दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर यूरेशियन ग्रुप के एक सक्रिय सदस्य के रूप में रूस ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बना रहेगा और ग्रुप के सदस्य के रूप में उसके अधिकार भी बने रहेंगे। बता दें कि एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था है। इस तरह ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना साल 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, अमेरिका और भारत सहित कुल 39 देश शामिल हैं। इसका मकसद अवैध गतिविधियों और इससे समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय, विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है। एफएटीएफ की माने तो 200 से ज्यादा देश और न्यायालय इसके मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर साल 2023 के लिए जीबीबीसी यानी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट आयोजित किया गया। इस बर्ड काउंट में भारत सहित 190 देशों ने भाग लिया। इसमें भारत के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। भारत में बर्ड काउंट का आयोजन बीसीआई यानी बर्ड काउंट इंडिया करता है। बीसीआई भारत में पक्षियों की सूची और निगरानी करने का कार्य करता है। साथ ही पक्षी वितरण और इनकी आबादी के बारे में जागरूकता लाने वाले संगठनों और समूहों को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। बर्ड काउंट इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या दर्ज कराई है। इसके बाद उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक का स्थान रहा। केरल ने पक्षियों की लगभग 9000 सूची अपलोड करके चेकलिस्ट श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि चेकलिस्ट अपलोड करने की श्रेणी में महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। बीसीआई का कहना है कि भारत में पक्षी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विविध आवासों में निवास करते हैं।
साथ ही इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा भी हो रहा है। नतीजतन लोगों की व्यापक भागीदारी ने भारत को अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े चेकलिस्ट और तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति संबंधी जानकारी अपलोड करने में मदद की है। गौरतलब है कि द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी GBBC पक्षी विज्ञान से जुड़ी एक सामुदायिक विज्ञान परियोजना है। इसकी शुरुआत साल 1998 में की गई थी। हर साल इसे फरवरी के दूसरे सप्ताह के आसपास आयोजित किया जाता है। GBBC परियोजना ऑर्निथोलॉजी की कॉर्नल लैब और नेशनल ऑर्डबोन सोसाइटी द्वारा समर्थित है। ये पक्षी प्रेमियों, छात्रों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाने का कार्य करता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा GAC यानी ग्रीवांस एपेलेट कमेटी का शुभारंभ किया गया। ये एक फेसलेस विवाद समाधान तंत्र है। इसका मकसद बड़े और छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना है। खबरों के मुताबिक GAC की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इनके सभी फैसले वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे जनता इन फैसलों को आसानी से देख सके। गौरतलब है कि GAC की स्थापना का प्रावधान संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में किया गया था। मसौदे के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा एक या एक से अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया जाना था। ये अपीलीय समितियां सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रयोक्ताओं की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगी। यदि व्यक्ति शिकायत अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है तो वो 30 दिनों के भीतर शिकायत अपील समिति में अपील कर सकता है। समिति अपील पर तेजी से कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। साथ ही अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामले का निपटान करने का भी प्रयास करेगी। समिति द्वारा पारित हर आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा साल 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम को बनाया गया था। इसके द्वारा पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश नियम 2011 को प्रतिस्थापित किया गया था। इसका मकसद व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करना था। साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकना भी था। केंद्र सरकार बाजरे से संबंधित एक वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बना रही है। हाल ही में प्रस्तावित इस पहल का मसौदा कृषि कार्य समूह G20 के तहत आयोजित पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक में पेश किया गया। इस पहल का नाम मीरा यानी MIIRA मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है। इस बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 से 15 फरवरी के बीच किया गया। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज के उत्पादन और उसके उपभोग को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा अनुसंधान से संबंधित कार्यक्रमों का समन्वय करना है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इसके लिए भारत द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त था। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मीरा कार्यक्रम लॉन्च किया। असल में केंद्र सरकार भारत को मोटे अनाज का वैश्विक हब बनाना चाहती है। मीरा या MIIRA कार्यक्रम के तहत बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसके उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करने और निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति तैयार करना शामिल है। साथ ही सम्मेलनों, टिकट और सिक्कों को जारी करने सहित अन्य गतिविधियों को भी इसके तहत शामिल किया गया है। मीरा को लागू करने के लिए केंद्र सरकार सीड मनी के रूप में अपना योगदान देगी। वहीं G20 सदस्य देशों को सदस्यता शुल्क के रूप में अपने बजट में योगदान करना होगा। बता दें कि भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हालांकि दुनिया के 130 देशों में इसकी पैदावार होती है। इसके अलावा ये एशिया और अफ्रीका के लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों का पारंपरिक भोजन है। इन फसलों को चावल और गेहूं की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से मानसून आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय ने साल 2018 में ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू आदि को पोषक अनाज घोषित किया था। साथ ही ये टिप्पणी की थी कि इनमें उच्च पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो लोगों की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत संसद द्वारा पारित किया गया था। और कथन 2,
अनुच्छेद 327 के तहत संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के चुनाव या चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संसद सदन के प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक सचेतक होता है। 2, सदन में व्हिप का पालन करना संबंधित राजनीतिक दल के सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है। और 3, व्हिप का उल्लेख संविधान की बजाय संसदीय नियमों में किया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल एक एवं दो, बी केवल दो एवं तीन, सी केवल एक एवं तीन, या फिर डी केवल तीन। अगला प्रश्न, भूलने का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये स्वयं के विरुद्ध किसी सामग्री को हटाने या मिटाने का अधिकार है। कथन 2, इसे सुरक्षा देने के लिए वर्ष 2015 में भारतीय संसद द्वारा एक विधि बनाई गई थी। और कथन 3, भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक एवं तीन, या फिर डी केवल दो एवं तीन। अगला प्रश्न, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था है। 2, इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। और 3, इसके कुल 49 आधिकारिक सदस्य देश हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल एक एवं दो, सी केवल तीन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। पांचवा और अंतिम प्रश्न, द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट संक्षिप्त में GBBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये पक्षी विज्ञान से जुड़ी एक सामुदायिक विज्ञान परियोजना है। कथन 2, इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में की गई थी। और कथन 3, इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल एक एवं दो, सी केवल दो एवं तीन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.drishtiis.com। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में एकानी जाखलू नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं। वे नागालैंड की दीमापुर तृतीय विधानसभा से चुनी गई हैं। नागालैंड राज्य में अब तक 13 राज्य विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले तक कोई भी महिला विधायक के रूप में नहीं चुनी गई थी। इस लिहाज से इस बार का चुनाव नागालैंड विधानसभा के लिए ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें कि हेकानी जाखलू NDPP यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नेता हैं। वे पेशे से एक वकील हैं और उन्हें साल 2019 में बाल और महिला विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार उन्हें वंचित समुदायों के विकास और उत्थान के लिए काम करने के लिए दिया गया था। हाल ही में यंग प्रोफेशनल स्कीम यानी युवा पेशेवर योजना के तहत ब्रिटिश युवाओं के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने की है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल नवंबर में इस योजना के लिए एक समझौता हुआ था। इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय और ब्रिटिश युवा 2 साल तक एक दूसरे के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने, रहने और काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग ने एक सहकारी समिति को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का खुलासा करने को कहा था। इस आदेश को समिति के अध्यक्ष ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि सहकारी समितियां RTI के दायरे में नहीं आती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1860 के केरल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के संबंध में निर्णय देते हुए कहा था कि सहकारी समिति एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कानून के तहत बनाई गई संस्था है। इसलिए RTI अधिनियम सहकारी समिति पर लागू नहीं हो सकता है। हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। भारत को यह सम्मान दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि GSMA यानी वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में 750 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ है। यह हर साल किसी एक देश को इस सम्मान से नवाजता है।
बीते दिनों हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को पेन अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेन अमेरिका अवार्ड को दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इसे हर साल एक ऐसे जीवित लेखक को प्रदान किया जाता है जिसका कार्य चिरस्थायी मौलिकता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल वाला हो। गौरतलब है कि विनोद कुमार शुक्ला की प्रसिद्ध रचनाओं में 1979 में लिखे दशकों से नौकरी की कमीज जैसे प्रशंसित उपन्यास और सब कुछ होना बचा रहेगा जैसे कविता संग्रह शामिल हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को मध्य प्रदेश या वर्तमान छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था। उनका पहला प्रकाशित कविता संग्रह 1971 में लगभग जय हिंद था। हाल ही में भारत ने बीईसी यानी बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक का आयोजन बेंगलुरु स्थित शांगिला होटल में किया गया। इसमें सभी बिम्स्टेक देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ने अपनी सक्रिय भागीदारी की है। बैठक में भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों को रेखांकित किया गया। बिम्स्टेक क्षेत्र में मौजूदा ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बैठक में बीईसी की विशेष शाखाओं के तहत अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने की सिफारिश की गई। इनमें साइबर सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा रूपांतरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में वो वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। खबरों के मुताबिक देश की शीर्ष विधायिका की एक विशेष बैठक में थुओंग को 98.38 की अनुमोदन दर के साथ नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस तरह नेशनल असेंबली के उपस्थित 488 सदस्यों में से 487 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दिसंबर 1970 में जन्मे थुओंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के पोलित ब्यूरो के सदस्यों में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। गौरतलब है कि वियतनाम में राष्ट्रपति का पद शीर्ष 4 राजनीतिक पदों में से एक है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।